नमस्कार, वर्ल्ड पंजाबी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर, लेकर हाजिर हूं बुलेटिन म्हारा हरियाणा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। असम दौरे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी मां कामाख्या देवी मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। प्रदेश वासियों से सुखद भविष्य की कामना। आज हैट्रिक नहीं कर सकी मनु भाकर, चौथे स्थान पर रही मनु भाकर। देशवासियों को थी हैट्रिक की उम्मीद, हंगरी को मिला ब्रॉन्ज मेडल। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में सर्च ऑपरेशन जारी। समेज में तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्रदेश में आपदा से अब तक 3 की मौत, 45 लोगों की खोज जारी। यूपी के कानपुर में भयानक सड़क हादसा। स्कूटी सवार मां बेटी को कार ने मारी टक्कर। मौत का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद। फरीदाबाद में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी। मरीज और परिजन हो रहे परेशान। पीएमओ ने 11 एम्बुलेंस ड्राइवर किए हायर। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें, मनु भाकर हैट्रिक नहीं कर सकी, जो वह चौथे स्थान पर रही। मनु भाकर देशवासियों को मनु भाकर से हैट्रिक की उम्मीद थी, लेकिन वह हार गई हैं और चौथे स्थान पर रही हैं। हंगरी देश को मिला ब्रॉन्ज मेडल। आपको बता दें, मनु भाकर जो है हैट्रिक नहीं लगा पाई हैं और ऐसे में जो है देशवासियों में मायूसी है। आपको बता दें, वह चौथे स्थान पर रही हैं और हंगरी देश को जो है मेडल मिला, ब्रॉन्ज मेडल जो है उन्हें हासिल हुआ है। वहीं मनु भाकर, फिर भी देश को मनु भाकर पर नाज है। आपको बता दें कि अभी तक उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज डायरेक्टर गगन जी जुड़ गए हैं। जी गगन जी, क्या कुछ मामले को लेकर जानकारी है? बिल्कुल वर्षा, देखिए मनु भाकर से तीसरे मेडल की उम्मीद थी, ओलंपिक का तीसरा मेडल, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड, ऐसा रिकॉर्ड होता है। वैसे तो उन्होंने ऑलरेडी एक रिकॉर्ड बना दिया है। एक ओलंपिक में एक ही प्रतिस्पर्धा में 2 मेडल जीतने वाली वो देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। लेकिन आज उम्मीद थी कि वो मेडल की हैट्रिक लगाएंगी, क्योंकि उनका पेट इवेंट माना जा रहा था 25 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में। लेकिन मनु इस इवेंट में चौथे स्थान पर रही। तीसरे और चौथे शूटर के पॉइंट जब बराबर थे तो मनु और हंगरी की मेजर वेरोनिका के बीच शूट आउट हुआ था। इसमें मनु 3 टारगेट हिट कर सकी, जबकि हंगरी की वेरोनिका ने, मेजर वेरोनिका, जिनको हम अपने दर्शकों को बता दें कि क्वालिफिकेशन राउंड में मेजर वेरोनिका टॉप पोजीशन पर थी, तो मेजर वेरोनिका इस राउंड में भी 4 बार अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रही। और यहाँ मनु का सफर इस ओलंपिक का सफर खत्म हुआ। जो हैट्रिक की उम्मीद थी वो यहाँ पर टूटी। इससे पहले अगर हम बात करें तो शुरुआत में मनु पूरे तरीके से इवेंट में हावी नजर आ रही थी, सेकंड पोजीशन पर चल रही थी। 2 राउंड के बाद फिर वो चौथे नंबर पर आई और उसके बाद फिर चौथे नंबर से वो तीसरे नंबर पर नहीं जा सकी। इसमें एलिमिनेशन का सिलसिला होता है, एक एक करके जैसे जैसे आप निशाने आपके कम होते जाते हैं, गलत लगते जाते हैं, तो टॉप 5, 4, 3 और 2 इस तरीके से फिर शूटर्स बचते हैं। और आखिर में हम बता दें अपने दर्शकों को कि गोल्ड मेडल के लिए भी दोनों शूटर, फ्रांस और कोरिया की शूटर के बीच शूट ऑफ के जरिए ही फैसला हुआ। जैसा फैसला मनु भाकर और मेजर वेरोनिका के बीच हुआ शूट ऑफ के जरिए, यानी शूट ऑफ का मतलब जब आप पूरा कंपटीशन लड़ लेते हैं, उसके बाद भी अगर आपके पॉइंट्स बराबर होते हैं तो फिर आपको 5 टारगेट और हिट करने के लिए दिए जाते हैं, एड ऑन टारगेट दिए जाते हैं। उन 5 में से आप कितने टारगेट को हिट करते हैं वो आपका शूट ऑफ मुकाबला होता है। तो ब्रॉन्ज मेडल के लिए भी शूट ऑफ हुआ है और गोल्ड मेडल के लिए भी, गोल्ड और सिल्वर मेडल की फाइट में भी शूट ऑफ हुआ, जिसमें कोरिया की शूटर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही अपने देश के लिए। फ्रांस की शूटर जो थी उन्हें सिल्वर मेडल मिलेगा। 5 में से वो 4 निशाने उन्होंने गलत लगाए, 1 निशाना उनका सही लगा। जबकि कोरिया की शूटर की अगर हम बात करें तो 5 में से 4 निशाने सही रहे और सिर्फ 1 निशाना गलत हुआ। तो कोरिया गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहा, फ्रांस को सिल्वर मेडल मिला है और वहीं ब्रॉन्ज मेडल
हंगरी की मेजर वेरोनिका को मिला है। मनु भाकर चौथे स्थान पर रही हैं। हालांकि अपने आप में ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक ओलंपिक में 2 प्रतिस्पर्धाओं में 2 मेडल जीतना और तीसरे में आप चौथे स्थान पर रहे तो एक बहुत शानदार कामयाबी है। मनु का अगर अभी हम ये कहें कि निशानेबाजी में उनका करियर बहुत लंबा है, अभी 22 साल की हैं, ये उनका ओलंपिक का सफर अभी बहुत आगे तक जाने वाला है और आने वाले वक्त में भी वो निशानेबाजी में और ज्यादा मेडल जीत पाएंगी, ऐसी आस हम कर सकते हैं। अगर हम टोक्यो ओलंपिक की बात करें, माल फंक्शनिंग हुई थी उनकी गन के साथ, उनके गन का बैरल खराब हो गया था, वो शूटिंग में सही तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। बहुत सारे विवाद उस वक्त हुए देश की शूटर के साथ जो ओलंपिक खेलने जा रही हैं उनके साथ, इस तरीके से उनके ये कहा जाए कि उनकी गन के साथ माल फंक्शनिंग हो जाए, उनकी गन खराब हो जाए, तो उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे। लेकिन मनु ने उससे कम बैक किया। टोक्यो ओलंपिक के बाद उन्होंने कम बैक किया। ISSF की चैंपियनशिप हुई, वर्ल्ड लेवल के मुकाबले जितने हुए उसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और अपने आप को फिर से ये कहा जाए कि कलेक्ट किया, कंपोज किया और कंसंट्रेट किया। और कंसंट्रेट करने का ही ये नतीजा था कि इस ओलंपिक में वो 2 अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में ऑलरेडी 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। हालांकि 25 मीटर एयर पिस्टल ये माना जा रहा था कि उनका पेट मुकाबला है, जो हर एक शूटर का एक पेट गेम होता है, उसमें वो परफेक्ट माना जाता है। लेकिन एक ओलंपिक का प्रेशर कहीं ना कहीं रहता है। ओलंपिक जैसी प्रतिस्पर्धा पर, उस मंच पर जब आप तमाम बड़े देशों के एथलीट्स के साथ कंपीट करते हैं, मुकाबला करते हैं, तो वो एक प्रेशर जो होता है, वो प्रेशर कहीं ना कहीं आप पर हावी रहता है। उससे बचना और उस प्रेशर को झेलते हुए उस मुकाबले में अपना 100% खरा प्रदर्शन करना, यही सबसे बड़ा चैलेंज ओलंपिक में होता है, जो मनु भाकर के साथ इस मुकाबले में हुआ। एयर पिस्टल मुकाबले में आज वो इसी प्रेशर के अंडर कह सकते हैं हम लोग कहीं ना कहीं, लेकिन उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वो चौथे नंबर पर रही हैं, लेकिन उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वर्षा, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया गगन जी। आपको बता दें कि मनु भाकर बेशक इस मैच को हार गई हैं, लेकिन पूरे देश को उस पर नाज है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी असम दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने मां कामाख्या मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। प्रदेशवासियों के सुखद भविष्य की जो है इस दौरान कामना की गई। आपको बता दें, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने असम के कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। शनिवार सुबह वह मंदिर में नतमस्तक हुए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। दोपहर बाद चंडीगढ़ जो है मुख्यमंत्री वापस लौटेंगे। आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है असम दौरे पर हैं। ऐसे में उन्होंने कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही। आपको बता दें, दोपहर बाद जो है वो वापस चंडीगढ़ लौटेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज असम दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मां कामाख्या मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। लोगों के सुखद भविष्य की जो है इस दौरान कामना की गई। वहीं उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में आज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। समेश में तीसरे दिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रदेश में आपदा से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 45 लोगों की खोज जारी है। सीएम सुक्खू ने आपदा प्रभावित समेज का दौरा किया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के रामपुर में समेज खड्ड में 1 अगस्त को बादल फटने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद से 3 दिनों से यहां पर राहत और बचाव कार्य जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित समेज का दौरा किया। प्रभावितों को फौरी राहत के रूप में 50,000 और किराए पर मकान के लिए 5,000 रुपए की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला मंडी और कुल्लू में बादल फटने और भारी बारिश से मानव जीवन और संपत्ति को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इन जिलों में 5 स्थानों पर बादल फटे हैं, जिससे क्षेत्र में हर तरफ तबाही का खौफनाक मंजर दिख रहा है। इन जिलों में यातायात और पैदल चलने योग्य 14 पुल, 115 घर और 23 गौशाला, 10 दुकानें और मछली फार्म की दुकानें तबाह हुई हैं। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के रामपुर में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। समेश में आज सर्च ऑपरेशन का जो है तीसरा दिन है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। आपको बता दें कि अब तक 8 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है और 45 लोगों को ढूंढा जा रहा है।
हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री नीमूबेन आज रोहतक आएंगी। कैबिनेट बजट की प्रमुख जानकारी से इस दौरान लोगों को अवगत करवाएंगी। भाजपा कार्यकर्ताओं को इस दौरान वो चुनावी टिप्स भी दे सकती हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में सभी पार्टियां सक्रिय हो गई है। वहीं आज हरियाणा में जो है भाजपा नेताओं के दौरे भी तेज हो गए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री नीमूबेन आज जो है रोहतक आएंगे। इस दौरान सम्मेलन में मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले जिला के वरिष्ठ पदाधिकारियों को वे केंद्रीय बजट 2024-25 की प्रमुख जानकारी से अवगत करवाएंगे। इस दौरान वे विधानसभा चुनावों को लेकर भी कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दे सकती हैं और उनके साथ बैठक भी कर सकती हैं। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर जो है लगातार सभी पार्टियों की ओर से रैलियां और बैठकें की जा रही हैं। वहीं आज जो है भाजपा की तरफ से भी जो है हरियाणा में तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री नीमूबेन भी जो है आज रोहतक आएंगी और केंद्रीय बजट की जो है जानकारी लोगों को देगी। इस दौरान वह कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर सकती है और उन्हें चुनावी टिप्स भी दे सकती है। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री नीमूबेन आज रोहतक आएंगी। इस दौरान वह केंद्रीय बजट की जानकारी जो है कार्यकर्ताओं को देंगी, साथ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर सकती हैं। वहीं करनाल के असंध में इनेलो और बीएसपी की रैली होने वाली है। विधानसभा चुनाव को लेकर जो है चुनावी प्रचार की उन्होंने आज से शुरुआत करनी है। अभय चौटाला और आकाश आनंद इस दौरान मौजूद रहेंगे। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला, बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद समेत बीएसपी और इनेलो के कई नेता जो है रैली में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इनेलो और बसपा का हरियाणा में गठबंधन है। चुनावों को लेकर जो है इन्होंने गठबंधन किया है। ऐसे में जो है आज असंध में इनके द्वारा रैली की जानी है और रैली में विशेष रूप से अभय चौटाला मौजूद रहेंगे। इनेलो नेता अभय चौटाला और बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जो है इस बैठक में, इस रैली में विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, करनाल के असंध में इनेलो और बीएसपी की रैली का आयोजन किया गया है। ऐसे में जो है विधानसभा चुनावों को लेकर जो है आज बीएसपी और इनेलो चुनावी प्रचार करेगी और लोगों के सामने जो है अपनी, आपको बता दें कि लगातार जो है विधानसभा चुनावों को लेकर जो है बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में इनेलो और बीएसपी की तरफ से भी आज करनाल के असंध में चुनाव का शंखनाद किया जा रहा है। आज उनके द्वारा जो है असंध में रैली की जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार जो है उसकी शुरुआत जो है आज से की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हिमांशु जुड़ गए हैं। जी हिमांशु जी, करनाल के असंध में इनेलो और बीएसपी की रैली है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अभी अभय सिंह चौटाला जो इनेलो के नेता हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। साथ ही साथ बीएसपी के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, वो भी इस संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हैं। करनाल के असंध में ये कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है क्योंकि चुनावों को लेकर दोनों ही पार्टियां एक साथ मैदान में आई हैं, उनका गठबंधन हुआ है। तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर अपनी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है और ये कहा जा सकता है कि जो चुनावी शंखनाद है वो इनेलो और बसपा पार्टी ने करनाल के असंध से किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ सकें। यहाँ पर प्रदेश स्तर के भी जो इनेलो और बसपा के नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं क्योंकि आने वाले 1.5 से 2 महीने में विधानसभा चुनाव है और इनेलो पार्टी का अभी महज एक विधायक है। तो ऐसे में गठबंधन हुआ है बसपा पार्टी के साथ। दोनों ही पार्टियां एक साथ चुनावी मैदान में आएंगे और कुछ सीटों को जीतने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ सीटें दोनों ही पार्टियों के खाते में आ जाती है तो उसका सीधा असर हरियाणा की राजनीति पर देखने को मिलेगा और ये कह सकते हैं कि अभय चौटाला फिर एक मुख्य भूमिका में भी सामने आ सकते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया हिमांशु।
आपको बता दें करनाल के संग जो है इनेलो और बीएसपी की तरफ से रैली की गई है और इस दौरान जो है विधानसभा चुनाव को लेकर जो है चुनावी प्रचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भयानक सड़क हादसा पेश आया है। यहां पर स्कूटी सवार मां बेटी को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। मौत का खौफनाक मंजर जो है कैमरे में कैद हो गया। आपको बता दें यूपी के कानपुर में जो है ये भयानक सड़क हादसा हुआ है। यहां पर तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार मां बेटी को टक्कर मार दी। तेज रफ्तार कार की टक्कर के बाद दोनों स्कूटी से गिर गई। एक्सीडेंट में महिला की मौत हो गई। बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें गंभीर हालत में उसका इलाज किया जा रहा है। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करके कार सवार 2 नाबालिग छात्रों को हिरासत में लिया है। भीषण आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं ये हादसा कानपुर के किदवई का है। कुरुक्षेत्र में नशीला पदार्थ रखने के आरोप में 2 को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 1 किलो 10 ग्राम जो है नशा बरामद किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर जो है ये पुलिस कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के पुलिस टीम द्वारा टी पॉइंट हिनौरी रोड लाडवा के पास नाकाबंदी करके चेकिंग की जा रही थी। थोड़ी देर बाद पुलिस टीम को मोटरसाइकिल पर 2 लड़के आते दिखे। इस दौरान इन दोनों की जो है तलाशी की गई। इस दौरान इनके पास से 1 किलो 10 ग्राम चरस बरामद की गई। आरोपियों की प्रयोग मोटरसाइकिल को भी इस दौरान काबू किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई जो है शुरू कर दी है। आपको बता दें कि नशीले पदार्थ के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुरुक्षेत्र पुलिस टीम की ओर से जो है ये कार्रवाई की गई। गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। दोनों के पास से 10 ग्राम नशा भी बरामद किया गया है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जशनदीप सिंह रंधावा के द्वारा एनडीपीएस एक्ट के अगेंस्ट जो एक अभियान चलाया हुआ है कि इसमें जो स्मगलर्स हैं एनडीपीएस से रिलेटेड और उनकी जो चैन है उसको तोड़ने के लिए उनकी धरपकड़ के लिए उसी अभियान में सीआईए 1 कुरुक्षेत्र की टीम के द्वारा कल 1 किलो 10 ग्राम चरस एनडीपीएस एक्ट के तहत रिकवर की गई जो कि कमर्शियल क्वांटिटी में आती है। इसमें पीएसआई जसवीर हैं जो हमारे अनुसंधान अधिकारी उनके द्वारा और उनकी टीम जिसमें एचसी भजल, एचसी पवन और एचसी संदीप इनके द्वारा लाडवा एरिया से बड़ी गांव के पास से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, राउंड अप किया गया और विधि पूर्वक तलाशी लेने के उपरांत इनके पास से 1 किलो 10 ग्राम चरस जो कि कमर्शियल क्वांटिटी है वो रिकवर की गई। फरीदाबाद में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल के बाद बादशाह खान सिविल अस्पताल में मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं अब चरमराने लगी है। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को आज कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों को ना मानने के चलते एनएचएम कर्मचारियों ने अभी तक अपने हड़ताल को जारी रखा हुआ है, जिसके कारण एनएचएम के तहत काम करने वाली एएनएम, जीएनएम और एम्बुलेंस के ड्राइवर सहित अन्य सभी कर्मचारियों ने इसमें भाग लेते हुए अपने काम को ठप कर दिया है। एम्बुलेंस की हड़ताल के चलते मरीजों को असुविधा ना हो, इसके चलते आज अस्पताल की पीएमओ सविता यादव ने 11 ड्राइवरों को बाहर से हायर किया है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल के बाद बादशाह खान सिविल अस्पताल में मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं अब चरमराने लगी है। कर्मचारियों की हड़ताल को आज कई दिन बीत चुके हैं। ऐसे में जो है पीएमओ की तरफ से 11 ड्राइवरों की हायरिंग की गई है। एम्बुलेंस की यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास जो 21 एम्बुलेंस हैं इस ज़िले में और उनके लिए जो हमारे पास ड्राइवर्स जो स्ट्राइक पर गए हुए हैं उसके लिए हमने आरटीओ ऑफिस में लिखा था और वहाँ से हमें आज 11 ड्राइवर्स उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके अलावा हमारे पास 5 जो HKRNL के ड्राइवर्स हैं और 2 ड्राइवर्स हमने रेगुलर वाले उसमें लगाए हुए हैं। तो हमने मतलब काफ़ी हद तक इसको जो है कंट्रोल अपना काबू किया है कि हमारा काम चल जाए। 18 के करीब हमारे हो गए हैं ड्राइवर्स और सरकार द्वारा और भी हमारे को इसका वो दिया गया है कि हम ड्राइवर्स को हायर भी कर सकते हैं यदि आवश्यकता पड़ती है, तो उसका हमें पैसा भी उपलब्ध कराया है
₹721 जैसे पर डे हम एक ड्राइवर को हम दे सकते हैं एक दिन के लिए। और बाकी जगहों पर भी हम इसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि काम थोड़ा स्मूथली चलता रहे, और जिसके लिए जहाँ कहीं ज़्यादा कमी है तो रेगुलर जो भी कर्मचारी हैं उनको उनकी ड्यूटीज़ लगाई जा रही हैं और अभी प्रोसेस में ही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की ओर से जो है रैली की जा रही है। इस दौरान पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा जो है उसे संबोधित कर रहे हैं। सीधा रुख करेंगे। इसी तरह आम आदमी पार्टी ने पहली बार पंजाब में 2017 का इलेक्शन लड़ा। पहली बार आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 2017 में इलेक्शन लड़ा, और तब 2017 में हमने जब इलेक्शन लड़ा तो आम आदमी पार्टी विपक्ष की पार्टी बनकर पंजाब में उभरी। पहली बार हमारे 20 विधायक पंजाब की असेंबली में पहुंचे और हमने 5 साल विपक्ष की भूमिका पंजाब में निभाई, पंजाब के विपक्ष का रोल निभाया। और जब 5 साल बाद 2022 में ठीक 2 साल पहले जब पंजाब की विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया, एक इतिहास बनाया। 117 में से 92 विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी के जीत के पंजाब में सरदार भगवंत सिंह मान जी मुख्यमंत्री बने। सो मेरा कहने का भाव, आम आदमी पार्टी देश में एक इकलौती ऐसी पार्टी है जो सिर्फ नए कीर्तिमान स्थापित करती है, नए रिकॉर्ड बनाती है। क्यों बनाती है वीरो दोस्तों, मैं इसी पे चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का जन्म हरियाणा में हुआ, आपके प्रदेश में हुआ। किस दिन हुआ? जिस दिन जन्माष्टमी थी, जिस दिन हमारा पवित्र त्योहार था, उस दिन अरविंद केजरीवाल जी का जन्म हुआ। और हरियाणा में पैदा होके देश की सबसे बड़ी नौकरी क्या है? IRS ऑफिसर बने, और IAS अफसर का त्याग करके देश में कौन सी मुहिम चलाई? एंटी करप्शन मूवमेंट का गठन किया, एंटी करप्शन मूवमेंट देश में चलाई, और उसके बाद आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। और अरविंद केजरीवाल जी के दिल में क्या है? दिल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, दिल में क्या है? शहीद आजम भगत सिंह जी हैं। उन दोनों की सोच को लेके अरविंद केजरीवाल जी आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, यानी शिक्षित बनो। सबसे पहले क्या कहा था कि सबसे पहले पढ़ाई करो, एजुकेट हो। तो मैं समझता हूं उसी पे अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। आज दिल्ली के स्कूल और पंजाब के स्कूल आप जाके देख लीजिए, दिल्ली के स्कूल सबसे अच्छे स्कूल बने हैं, और आज हम पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस बना रहे हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस पंजाब में बन रहे हैं। उसका कारण क्या है कि हमारे जो गरीब घरों के बच्चे हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो लोग बड़े बड़े घरों में नहीं पढ़ा सकते, जो आम आदमी हैं, उनके लिए हम स्कूल ऑफ एमिनेंस बना रहे हैं। और आज पंजाब एजुकेशन में बहुत तरक्की कर रहा है वीरो। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि अरविंद केजरीवाल जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पे चलते हैं, शहीद आजम भगत सिंह के सिद्धांतों पे चलते हैं। आज हमने हमारी सरकार बने को सरदार भगवंत सिंह मान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सिर्फ 2 साल हुए हैं। 2 साल में हमने पंजाब में करप्शन को खत्म किया, पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की, और पंजाब में जो मोहल्ला क्लिनिक, आज मेरे कुछ साथी जहां पंजाब से आए हुए हैं उनसे पूछ लीजिए कि आज पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, क्योंकि जब पंजाब में इलेक्शन थी 2022 के पहले, जब अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम, हमारे नेशनल पूरी टीम के लोग, सुशील गुप्ता जी भी बहुत जाते थे पंजाब में, इन्होंने बहुत खूब प्रचार किया था तब पंजाब में जाके 2022 इलेक्शन में। तो बहुत सारी गारंटियां अरविंद केजरीवाल जी ने, बहुत सारी गारंटियां हमारे पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने पंजाब के लोगों को दी थी। उसमें बड़ी 5 गारंटियां क्या थी, मैं उन पर चर्चा करना चाहता हूं। 5 गारंटियां ये थी कि हम पंजाब में जो शिक्षा का हाल है, जो एजुकेशन का हाल है, उसको बदलेंगे। पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाएंगे, स्कूल ऑफ पंजाब में एमिनेंस बनाएंगे। जो हमारे पंजाब के टीचर हैं, अध्यापक हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनको पढ़ाई करने के लिए, उनको और अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए हम फॉरेन के इंस्टीट्यूशन में भेजेंगे, फॉरेन के
ट्रेनिंग करने के लिए भेजेंगे। ये दोनों काम हमने पंजाब में शुरू कर दिए। यानी हमने शिक्षा की पहली गारंटी पंजाब में पूरी पहले 2 साल में कर दी भाई। ये है आम आदमी पार्टी। और सबसे बड़ी गारंटी जो आम आदमी पार्टी की गारंटी है, जो मैं समझता हूं हरियाणा की भी गारंटी है, वो क्या गारंटी है कि 300 यूनिट हम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मुफ्त बिजली, 300 यूनिट मुफ्त बिजली हम जैसे हरियाणा में अनाउंस किया है, यही गारंटी हमने पंजाब में दी थी। मेरे को याद है आपके बहुत सारे साथी उस समय पंजाब में आए थे कि वो मेरे से पूछ रहे थे कि क्योंकि उस समय मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था पंजाब में, तो मेरे से पूछते थे कैसे गारंटी को पूरी करेंगे। तो जब सरकार बनने के 3 महीने के भीतर 3 महीने के अंदर हमने वो गारंटी पंजाब में पूरी कर दी। आज पंजाब के 90% घरों का बिजली का बिल 0 आता है भाई, 0 आता है पंजाब में। ये बहुत बड़ी गारंटी थी। आप जाके पूछ लीजिए कितना बिल बचता है, किसी का 5,000, किसी का 7,000। ये प्रति माह हर एक व्यक्ति के घरों के पैसों की बचत होती है पंजाब में। ये बड़ा फैसला था, इसको हमने पंजाब में लागू किया। और इसके बाद मोहल्ला क्लिनिक, जिनकी शुरुआत दिल्ली में हुई थी, जिनकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में की थी, उसी तर्ज पे हमने पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बनाने की शुरुआत की। और आज लगभग 900 से ऊपर गांव में मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। और वहां लगभग 2 करोड़ लोगों ने अपना मुफ्त इलाज कराया। ये है पंजाब में हमारा राज, जो आम आदमी पार्टी का राज है, जो आम आदमी पार्टी का शासन है। दोस्तों, मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी जितनी गारंटियां देती है उन सभी को एक एक करके पूरी करती है। और हमने सबसे बड़ी गारंटी एक और क्या दी थी कि जो हमारा पंजाब का कोई भी नागरिक, कोई भी नौजवान देश के लिए शहीद होगा, देश की सरहद पे शहीद होगा, पंजाब पे शहीद होगा, उसको हम 1 करोड़ रुपए के सम्मान राशि देंगे। तो वो स्कीम हम पंजाब में लागू कर दी। वो 1 करोड़ रुपए हम सम्मान राशि अपने शहीदों को देते हैं। पर लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने अग्निवीर रिक्रूटमेंट शुरू कर दी। जो फौजी हमारे मिलिट्री में भर्ती होते थे, उनको अग्निवीर की एक नई जो है शुरुआत कर दी कि अग्निवीर भर्ती करेंगे। और उसकी टेन्योर कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर, 4 साल होगी। कहने का भाव, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हमारे शहीदों का अपमान करती है, हमारे फौजी भाइयों का अपमान करती है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी हम 1 करोड़ रुपया देते हैं और पंजाब में भी हम 1 करोड़ रुपया देते हैं यदि कोई हमारा नौजवान शहीद हो जाए। ये बहुत बड़ी गारंटी हमने पंजाब में पूरी कर दी। मेरा कहने का भाव, दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी आपके प्रदेश से आते हैं। जो आदमी आपके प्रदेश से आता है, उन्होंने दिल्ली में सरकार बना दी और पंजाब में सरकार बना दी। आज मैं समझता हूं आपके लिए एक सुनहरी मौका है कि इस बार हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। आप सभी लोग घर घर जाके प्रचार कीजिए। आप सभी लोग आम आदमी पार्टी को नीतियों के घर में लेके जाएं, ताकि जैसी व्यवस्था हमने पंजाब में की है और जैसी व्यवस्था हमने दिल्ली में की है, वैसी व्यवस्था हरियाणा में हो। और हरियाणा का हर एक नागरिक, हर एक हमारा छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, नौजवान अच्छी शिक्षा हासिल करे, अच्छी विद्या हासिल करे, अच्छी एजुकेशन हासिल करे और अच्छा उसको रोजगार मिले। और 300 यूनिट आपके हर एक घर के तभी माफ होंगे जब आप आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाओगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप बहुत लंबे अरसे से जहां बैठे हो, हमारी इंतजार कर रहे हो। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण को सुना। हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी और उनकी अन्य टीम, आम आदमी पार्टी की अन्य टीम, सभी लोगों ने आपको संबोधन किया और आपको बताया कि इस बार आम आदमी पार्टी हरियाणा में आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यहां से जाने वाली है। आप सभी लोगों का एक बार मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
अभी सब लोग बैठे। राष्ट्रीय गान होगा। राष्ट्रीय गान से पहले मैं चंडीगढ़ के मेयर हैं कुलदीप दलोर जी, जो वोट चोर बीजेपी ने 36 में से 8 वोट चुराई थी, आज आपके सामने आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बीजेपी के मुंह पे तमाचा मारा था कि ये लोकतंत्र की हत्या। इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।